वेलकम बैक टू एसएन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी किताब की पहली चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उससे पहले आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को भी देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारी बातें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली वीडियो में हमने ये जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, फिर अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक क्रियाओं के प्रकार के कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। आज हम पढ़ेंगे कि वो एग्जाम्पल्स किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, किस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन कहता है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, इसमें 2 से अधिक भी कुछ पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लो पहला पदार्थ हो गया ए, दूसरा पदार्थ हो गया बी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक नया पदार्थ सी, जिसका गुण इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल भी भिन्न होगा, एकदम भिन्न होगा। इन दोनों का जो गुण है, इन दोनों के गुण से सबसे भिन्न गुण होगा सी का, इसमें अलग ही गुण आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो संयोजन अभिक्रिया है वो, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। जब कोयला जलता है तो वो कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। कार्बन ठोस अवस्था में होता है तो इसको एस से सूचित करते हैं, क्योंकि एस फॉर सॉलिड, और कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तभी तो कोयला जलेगा, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? तो वो गैस के फॉर्म में होता है। फिर जब ये दोनों मिलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करके मिलते हैं तो क्या बनता है? CO2, जो कि गैस के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 2 परमाणु आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। 2 अभिकारक है C और O2, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हैं जो कि एक दूसरे से संयोजन करके एक अलग गुण वाले नए पदार्थ, नए यौगिक का निर्माण करते हैं जो CO2 है। ये किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जहाँ भी आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ, जैसे यहाँ पे C है फिर O2 है, दोनों एक साथ में जुड़ गया तो ये क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। जब भी कोई पदार्थ, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल A + B = C, ये दोनों जुड़कर नया पदार्थ बना रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया है। फिर सेकंड उदाहरण दिया हुआ है जल का निर्माण। 2H2 + O2 प्लस, यहाँ पे एरो का चिन्ह होगा 2H2O। ये जो यहाँ पे प्लस दे दिया है, मिस प्रिंटिंग से प्लस है, ये जो प्लस है प्लस नहीं होगा, यहाँ पे एरो का चिन्ह होगा। तो ये 2 क्यों लग गया आगे, ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जो वीडियो का पार्ट 2 है। आप सर्च करें यूट्यूब पर रासायनिक समीकरणों के संतुलन, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित करें, इस पर वीडियो बनी हुई है, उसे जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2H2 + O2 क्या बनाता है? 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? जल। 4 हाइड्रोजन के परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? 2 जल के अणु बनाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है CaO + H2O। ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CaOH2। तो यहाँ पे दोनों सिंपल सी बातें हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़कर एक ही पदार्थ बना रहा है। तो इसका मतलब है ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजित हो रहा है, एक दूसरे में जुड़ रहा है। फिर दूसरी अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया होती है, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या है? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो मतलब इसको अच्छे से समझते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उस नए पदार्थ के साथ साथ ऊष्मा यानी कि हीट, जो भी हीट है ऊष्मा, उसका भी निर्माण होता है या फिर वो उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है, बाहर निकलती है। तो वैसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें से जिस अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा छोड़ना। तो जिस अभिक्रिया में से उस अभिक्रिया के साथ में उत्पाद के साथ साथ किसी ऊष्मा का भी निर्माण हो, वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसका क्या होगा? CH4 प्राकृतिक गैस होता है एक, प्लस O2 ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसका दहन होगा, ये जल उठेगा। तो क्या बनाता है यह? CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। यहाँ पे ऊष्मा बनी, ये ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मुक्त होती है ऊष्मा। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? ऊष्माक्षेपी। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो मनुष्य में होने वाली एक प्रक्रिया है। अब ये श्वसन का एक अलग से चैप्टर है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू इतना जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, या फिर श्वसन का समीकरण लिखें। मानव में होने वाले श्वसन का पूर्ण समीकरण लिखें। तो यहाँ पे आपको ये समीकरण लिखना होगा। कौन सा समीकरण? मैं आपको अच्छे से बता दूं, ये जो श्वसन का दिया है समीकरण, कट ऑफ हो जा रहा है बार बार, एक मिनट। ये जो अभिक्रिया है इसको आपको लिखना पड़ेगा। C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6H2O। तो इस समीकरण को आपको हमेशा याद रखना होगा, और इस बात को भी कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये टॉपिक जो भी है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और श्वसन का पूर्ण समीकरण। फिर अब आता है एक और जो अभिक्रिया का रूप है, अभिक्रिया का प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया भी आती है। तो हमने अभी संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, अब इसी के ठीक विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करता था, और वियोजन में क्या होगा? एक पदार्थ अकेला जो टूटकर या विखंडित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, वो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस अभिक्रिया में एक ही पदार्थ टूटकर या विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा, और संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते थे, उत्पाद का निर्माण करते थे। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है ऊष्मीय वियोजन। अब ये ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। इसका नीचे डिफिनेशन उदाहरण है, मतलब कि ऊष्मीय वियोजन, इसका एक और नाम है ऊष्मा शोषी। इस ऊष्मीय वियोजन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऊष्मा शोषी। क्या नाम है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का नाम, दूसरा नाम क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऊष्मा वियोजन कहीं कहीं ही देखने को मिलता है, लेकिन हर जगह ऊष्मा शोषी ही पूछता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सटीक डिफिनेशन क्या होगा?
ये होगा कि किसी भी अभिक्रिया को जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर ऊष्मा का अवशोषण करके नए यौगिक या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला दिया है 2FeSO4, बीच में ये ऊष्मा दिया हुआ है, मतलब ये ऊष्मा बाहर से ले रहा है, तब क्या निर्माण कर रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसका क्या नाम है, ये नाम भी आप लोग रासायनिक नाम भी हमेशा याद करते चलना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है, 2FeSO4 का नाम क्या है, फेरस सल्फेट। क्या नाम है, फेरस सल्फेट। और ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। फिर अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। इसका रंग क्या होता है, भूरा लाल रंग का होता है। ये भी पूछा जा सकता है कई बार। 2FeSO4 का रासायनिक नाम बताएं तो फेरस सल्फेट, और ये किस रंग का होता है, तो हरे रंग का होता है। और ये भी पूछा जा सकता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इस ऑक्साइड का नाम क्या है, इस जो उत्पाद है, ये जो पदार्थ है, इसका नाम क्या है और इसका रंग क्या होता है, तो इस पदार्थ का नाम है फेरिक ऑक्साइड और इसका रंग होता है भूरा लाल। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CaCO3, ऊष्मा की सहायता से क्या बनाता है, CaOCO2। क्या बनाता है, CaOCO2। ये जो CaCO3 होता है, ये चूना पत्थर होता है, खड़िया का भी सूत्र होता है। ये किस किस का सूत्र होता है, चूना, खड़िया या चूना पत्थर, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसका सूत्र होता है CaCO3। खड़िया और संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर का क्या सूत्र होता है, CaCO3। ये याद रखना हमेशा, कभी कभी ही ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। संगमरमर का सूत्र बताएं, तो उसका सूत्र होता है CaCO3। और यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऊष्मा के साथ CaCO3 CaO प्लस CO2, ये बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर एक और टॉपिक आता है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, मतलब क्या है, जिस अभिक्रिया में विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है, उस अभिक्रिया को वैद्युत वियोजन कहते हैं। मतलब कि एक एकल यौगिक विद्युत धारा की सहायता से टूटकर या विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफलों का निर्माण करता है, वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2H2O, विद्युत धारा की सहायता से क्या बनता है, 2H2 प्लस O2। जब जल को हमें अलग करना होता है तो विद्युत धारा की आवश्यकता होती है इसे खंडित करने के लिए, तो ये बन जाता है 2H2 प्लस O2। यहाँ पे आप इस डायग्राम का फ़ोटो ले लीजिए, अगर डिटेल में समझाने के लिए आए तो पर्सनली और यह अभिक्रिया का चित्र बनाकर समझा सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, एक और है प्रकाशीय वियोजन। ये प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। वियोजन मतलब अपघटन, टूटना या अपघटित होना। जो वैसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य की उपस्थिति के कारण एक एकल यौगिक टूटकर या विखंडित होकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफलों का निर्माण करता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर क्या बनाता है, 2Ag प्लस Cl2। क्या बनाता है, 2AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण करता है। फिर एक और एग्जाम्पल है यहाँ 2AgBr, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, 2Ag प्लस Br2। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। एक फोटोग्राफी होता है
जिसके लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग होता है। अब आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है, फिर से यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम मूव करते हैं। फिर यहाँ पे आता है एक विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन का मतलब ही होता है जगह बदल देना। जिसका पावर होता है ज़्यादा, वो दूसरे कम पावर वाले तत्वों को वहाँ से उसे हटा देता है और अपना कब्जा कर लेता है। जैसे कि इंसानों में भी है, जो बड़े लोग होते हैं वो अच्छे जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और छोटे गरीब लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। वैसे ही यौगिक भी अपना पावर का इस्तेमाल करता है। जो अधिक क्रियाशील होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ दिया हुआ है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि है Fe+CuSO4, तो क्या बन जाता है? FeSO4+Cu। तो यहाँ पे जो है ये Cu, यहाँ जो है Fe वो कॉपर को SO4 के विलयन से SO4 के यौगिक से विस्थापित करके क्या बना लेता है? FeSO4 और Cu को अलग छांट देता है, इसको भगा देता है। क्या करता है? इसको बोलता है भैया तू बहुत कम पावर वाला है, ये जगह मेरे लिए ऑब्जर्व है, तू यहाँ से भाग जा। तो Cu बेचारा कम पावर वाला होता है, चुपचाप से यहाँ से चला जाता है और Fe यहाँ बैठ जाता है। यहाँ पे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर हम बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो कि आयन होते हैं, सभी यौगिकों के पास अपने अपने आयन होते हैं। जैसे Na के पास भी आयन होता है और SO2 के पास भी आयन होता है। तो इसमें आयनों का जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों के आदान प्रदान से जिस अभिक्रिया के द्वारा उत्पादों का निर्माण होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे Ba है, फिर यहाँ पे SO2 है, तो यहाँ पे क्या बन गया? BaSO4 बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और 2NaCl यहाँ पे बन गया। Na जो 2 था और Cl था, 2NaCl, और यहाँ पे BaSO4 बन गया। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। क्या हुआ है? इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है। नीचे एक लाइन दिया हुआ है, बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद विलयन अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। BaSO4 जो है अवक्षेपण अभिक्रिया, यहाँ पे एक और अभिक्रिया का जिक्र हुआ है। कौन सी अभिक्रिया? तो वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनेशन हम बता देते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब भी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उस क्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कि किसी भी यौगिक के निर्माण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। इसके लिए एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, C+O2, तो क्या हो गया? CO2। फिर 2Cu+O2, 2CuO।
वैसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, CuO प्लस H2 हीट की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में या ऊर्जा की उपस्थिति में Cu प्लस H2O का निर्माण करता है। फिर उपचयन अभिक्रिया को देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब किसी पदार्थ में या जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ से या किसी यौगिक से हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है, उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, CuO प्लस H2 ऊष्मा की उपस्थिति में Cu प्लस H2O बनाता है। ये जो अभिक्रिया है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये उपचयन कहलाएगा, और इधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये उपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन जुड़ा तो उपचयन और ऑक्सीजन निकला तो अपचयन। इस अभिक्रिया में यहाँ पे दिया हुआ एक लाइन, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचयित हो जाता है। वही बात जो मैं बताई, हाइड्रोजन उपचयित होकर, लाइनिंग अच्छे से बना दे। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही अभिक्रिया हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का जिक्र आया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सटीक डिफिनेशन यह होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या होता है इसका डिफिनेशन, तो वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। इसको हम ना ही पढ़े तो भी सही है और पढ़ लें तो भी सही है। खैर, ये कभी कभी आ जाता है और जानकारी तो होनी ही चाहिए, तो पढ़ ही लेते हैं। दैनिक जीवन में